हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में, लास्ट दो क्लास से वी हैव स्टार्टेड विथ आवर चैप्टर करंट अफेयर्स के अंदर में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में राइट नाउ वी आर लर्निंग इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, जिसके अंदर में हम कुछ अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी हो गई हमारी ऑलरेडी स्टडी करके? वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू आईएमएफ। हमारा आईएमएफ हो चुका है, हमारा आसियान हो चुका है, ब्रिक्स हो चुका है, सार्क हो चुका है। वी हैव डन विद दिस फोर। आज हम G20 और बिम्स्टेक, ये दोनों चीज़ें आज हम पढ़ लेंगे। वी हैव डन विद आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, सार्क। सार्क वॉज साउथ एशियन, देखो ये साउथ ईस्ट एशियन है, ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। आसियान का इंडिया डायरेक्ट मेंबर नहीं है, बट वाया वाया आसियान इंडिया करके हमने एक एसोसिएशन और बना रखा है। बट सार्क के अंदर में इंडिया मेंबर है, सार्क के अंदर में इंडिया मेंबर है। तो ये चार चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये चार चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद G20 एंड बीमस्टेक। रिवीजन कल मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। कल हम पूरे इंटरनेशनल बॉडीज़ का एक साथ रिवीजन ले लेंगे और नेशनल बॉडीज़ चालू होंगी कल। तो आज रिवीजन नहीं करवाता हूँ, विल रिवाइज ऑल दिस थ्री एंड ऑल ऑफ द सिक्स बाय टुमारो। ठीक है, चलेगा? कंफर्टेबल? लेट्स स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट G20 समिट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज G20 समिट? क्या है G20? क्या है रेदर? समिट तो बाद में आते हैं। व्हाट इज G20? G20 इट्स ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, है ना? G20, G स्टैंड्स फॉर ग्रुप, 20 इज 20 कंट्रीज। तो जी समिट इज द ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 कंट्रीज उसका जो समूह है उसको हम G20 कंट्रीज बोलते हैं। कौन से कंट्रीज है जरा देखो तो, कौन से कंट्रीज है? बताओ तो कौन से कंट्रीज दिख रहा है आपको यहाँ पे? ब्राज़ील दिख रहा है सर एक, हाँ बोलो। ब्राज़ील है और चाइना। ओके, देखो मैं बोलूँ क्या क्या है। देखो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। देखो मैं लिखूँ क्या? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना। ये फ्लैग कौन सा कंट्री का है? ये और ये, देखो कंफ्यूज मत करना। कौन सा कंट्री का फ्लैग है ये वाला? दिस इज फ्रांस। फ्रांस ये, हाँ, जर्मनी ये, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, इट्स मक्सितो और महीतो, रशिया, सऊदी, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। मेरे को एक चीज़ बताओ, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ऐसे अलग अलग है? हाँ अलग अलग है। वैसे देखा जाए तो फ्रांस भी अलग है, उसमें फिर अलग मेंबर है। तो ऐसे सब कंट्रीज मिला के G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज बनते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज बनते हैं। आई होप इज इट क्लियर? 20 कंट्रीज कौन कौन है इसके अंदर में जो इसके मेंबर्स है? इंडिया, यस ऑफ कोर्स इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर। तो व्हाट इज, मैं बताऊँ जितने भी ग्रुप्स बनाए गए हमने, जितने भी पढ़े अब तक, चार ग्रुप्स हमने पढ़ रखे हैं। मेन इंटेंशन सभी ग्रुप्स का क्या रहा है? मेन इंटेंशन सभी ग्रुप्स का क्या रहा है? डोंट यू थिंक द मेन इंटेंशन वाज ऑलवेज इकोनॉमिक ग्रोथ? सबको इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ही ग्रुप बनाए गए कि सही आपस में ट्रेड कर सके, आपस में खुद का एक दूसरे के साथ में इंटर यानी ट्रीटी साइन करने में थोड़ा आसानी हो जाती कि भाई हम हमारे G20 मेंबर्स के अंदर में रहते हुए काम कर रहे वगैरह वगैरह। तो जैसा अगर हम ग्रुप 20 की बात करें तो ग्रुप 20 इज प्राइमरी इंटरनेशनल फोरम। नोट्स पे आ जाओ। ग्रुप 20 इज द प्रीमियम प्राइमरी इंटरनेशनल फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैंने बताया ना, हर एक ग्रुप जो बनाए गए वो मेजरली इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, जो हमारे कोर्स में। इसके अलावा नाटो और वो सब भी अलग अलग है जो मिलिट्री कोऑपरेशंस को है, जो हम पढ़ रहे हैं हमारे कोर्स में मेजरली इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए किए। द मेंबर ऑफ G20 आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील,
कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। राइट, याद रखने हो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा याद रखो, नहीं तो भी कम से कम हमें 10 तो याद होने ही चाहिए। ठीक है। G20 members account for 85% of the world economy. That's huge, right? 85% of the world economic, 75% of the global trade and 2/3 of the world population. अब जैसा 2/3 of the world population बोलता है तो उसमें से वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/6 तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट कर लिया, 1/6 चाइना ने कंट्रीब्यूट कर लिया। तो ये दोनों मिला के 2/6 हो जाते, राइट? दैट इज 1/3। तो ये दोनों कंट्रीज मिला के ही कंट्रीब्यूट कर देती है। तो इंडिया चाइना एक तरफ और बाकी 18 नेशंस एक तरफ। इस तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन है। बट हमारे लिए जो ज़्यादा ध्यान रखने वाला मुद्दा है वो ये है कि भाई 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज बिन हैंडल्ड बाय दिस टॉप 20 कंट्रीज। तो ये जो G20 समिट है, वर्ल्ड इकोनॉमी डोमिनेशन, तो आप देखिए दे आर अराउंड 200 कंट्रीज, 195 वो अलग अलग मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका था, 195 यूएन ने बताया, बट अप्रॉक्स 200 कंट्रीज है पूरे दुनिया में, जिसके अंदर में 85% ऑफ द ट्रेड इज बिन हैंडल, 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज बिन कंट्रोल्ड बाय दिस 20 कंट्रीज। तो आप इमेजिन कर सकते हो बचे हुए जो 180 कंट्री, 175 से बोलो 180 कंट्रीज जो है उसमें कितना कम इकोनॉमी होगा, उनका पर कैपिटल इनकम कितना कम होगा, उनका नहीं, स्टिल देयर सम कंट्रीज जो इतने पुअर है कि दे डोंट हैव मील टू ईट फॉर अ सिंगल डे ऑल्सो, एक टाइम का भी खाना खाने का पैसा नहीं रहता है लोगों के पास में। तो दिस इज व्हाट इज द इनइक्वालिटी इज देयर। तो इसी को दूर करने के लिए आपको याद है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ये इन इक्वालिटी को दूर करने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। याद है क्या, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था वो इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए? दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्लियर है यहाँ तक? तो वो इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, IMF। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ हमारे इस पे। G20 में 85% इकोनॉमी इनके पास, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड मतलब जो इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है, ये 75% कंट्रीज ही आपस में करती है, या ये बाकी दूसरी कंट्रीज को माल देती है मगर वहाँ से बुलवाती नहीं है। आइदर वे ये 20 कंट्रीज कोई ना कोई 75% ऑफ द ट्रेड्स में, वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड में इन्वॉल्व रहती है। आई होप ये क्लियर है सभी को। फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नर मीट रेगुलरली। रेगुलरली मतलब ये हर साल समिट होता है, एवरी ईयर दे मेट। अलग अलग कंट्रीज है, 20 कंट्रीज है कहीं भी, वो हर साल डिसाइड कर लेते हैं, दो आने वाले 2 साल का डिसाइड पहले से कर लेते हैं कि कहाँ मिलने वाले। तो G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, एग्जाम्पल ट्रेड, हेल्थ, देखो ये सब हर जगह जोड़े हुए रहते हैं। फिर ट्रेड, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चरल, ये सेकेंडरी मुद्दों में गिन सकते हैं आप। प्राइमरी मुद्दा है इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद में हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, कुछ हद तक ट्रेड, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाती हैं। ऑल्सो ऑकर एट द ईच प्रेसिडेंसी डिसाइड्स। जो भी प्रेसिडेंट रहता है, जो भी उस साल उस समिट में प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो और कोई मुद्दा चुन सकता है जिसके ऊपर में इस साल हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। G20 एंगेज इन द ग्रुप मेंटेनेंस इन द डायलॉग पॉलिसी विद द मेकर्स। दिस ग्रुप रिप्रेजेंट सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड लेबर लीडर्स इन द साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी, थिंक टैंक्स एंड वुमेन एंड यूथ। तो सभी के लिए मिलके ये लोग एक डिस्कशन रखते हैं, सोचते हैं कि सोसाइटी किस तरफ जा रहा है, इसको किस तरफ ले जाना चाहिए, या क्या इल सिचुएशंस हमारे सामने फेस करने पड़ रही है, उसको हम क्या ओवरकम कर सकते हैं, लेबर्स को क्या प्रॉब्लम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब वैक्सीन की बारी आई तो कोविड को लेके वैक्सीन बनाई गई, तो एसोसिएशन कई जी सबमिट ग्रुप्स के आपस में ही एसोसिएशन हो के वैक्सीन डेवलप किए गए। तो ये सारी चीज़ों पे वो लोग चर्चा बात करते हैं। तो दैट्स ऑल जी। ये देखा जाए तो दिस वाज 2019 सबमिट। ये कहाँ पे किया गया था? ओसाका। ओसाका कहाँ होगा? ओसाका, व्हाट डू थिंक, वेयर इज ओसाका इज सिचुएटेड? जापान, यहाँ लिखा भी है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो जापान में है। तो 2019 का समिट कहाँ पे हुआ था? जापान में। एंड G20 न्यूज़ अगेन मैं आपको बता दूं, आपके मॉड्यूल में अभी भी समिट 2019 की बात कर रहा है, उसके बाद एक समिट और हो चुका है, कोविड ड्यूरेशन में एक समिट और कंडक्ट करवा दिया गया, तो मैंने दोनों पे बात की है, 19 एज वेल एज 20। क्लियर है क्या रे बेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं? तो द G20 ग्रुप 20 summit was held in International Exhibition Center Okasa, Japan on 20th and 29th June. It was 14th meeting of G20 summit. The 2018 G summit was held in
बिनिंजो एराइज अर्जेंटीना 20 जी समिट विल बी हेल्ड इन सिटी ऑफ रियाद। मेरे को बताइए यहाँ वर्डिंग वापरी हुई है विल बी हेल्ड, यहाँ वर्डिंग क्या वापरी है विल बी हेल्ड, एक्चुअली इट इज़ बिन ऑलरेडी डन, ये हो चुका है। ये विल बी हेल्ड थोड़ा सा गलत है, इट इज़ बिन ऑलरेडी डन इन रियाद, सऊदी अरेबिया ने उसको होस्ट किया था 2020 में, बट इट वाज अ वर्चुअल समिट। वाई वर्चुअल समिट? थैंक्स टू चंदू चाइना, राइट? नहीं, चाइना, थैंक्स टू चाइना। इट वाज वर्चुअल समिट कंडक्टेड बाय सऊदी अरेबिया। तो इस पर हम बात करेंगे, बट मॉड्यूल में इतना ही लिखा है तो हम यही याद रखेंगे। करंट अगर क्वेश्चन आता है बेटा कि G20 समिट ये जो है 2020 का कहाँ होना है, तो आंसर तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो सऊदी अरब में होना है या हो गया है, एक ही बात है। आंसर तो हमारा क्या रहने वाला है? रियाद, सऊदी अरब। क्लियर है? तो दिस वाज 2018 का है जो अर्जेंटीना में ऑलरेडी होल्ड हो चुका है। इट वाज एक्चुअल प्रेजेंस बाय ऑल 20 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियंस एंड एवरीथिंग। ये G20 जो सऊदी अरब में होना था रियाद में, इट वाज कंडक्टेड वर्चुअली, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी लोग वर्चुअली ऑनलाइन मीट के अंदर दौरान मिले थे। ये हमारे बाबा जी यहाँ बैठे हैं, दिख रहे होंगे आपको अगर, तो यस, बाकी सब कंट्रीज है। बट आप अगर गिनोगे ना, अगर आप गिनोगे तो यहाँ पे 20 मेंबर्स नहीं है, 20 से ज़्यादा है। अगर आप स्क्रीन्स गिनोगे, इनके देख लो कितनी है, 7 ऐसी है, और ऐसी अगर आप देखोगे तो 6 है जिसमें 2 कम है, तो अराउंड 40 स्क्रीन्स आपको देखने को मिलेंगी। कितनी स्क्रीन्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे? 40। सर ऐसा क्यों? मेंबर्स तो 20 है। अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि हर कंट्री के 2 डेलीगेट्स रहेंगे इसलिए 20 है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये कुछ, ये कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, ये दिख रहा है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? ये IMF वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड एज द गेस्ट। IMF है यहाँ पे। उसके अलावा में अगर आप देखोगे तो ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर यहाँ पे उपस्थित थे। ये दिख रहा है, यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो ऐसा नहीं, G20 समिट में 20 कंट्रीज है, वो लोग गेस्ट को भी बुलाते, ऑब्जर्वर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं वो लोग? ऑब्जर्वर्स। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट बट दे कैन ऑब्जर्व क्या चल रहा है मीटिंग के अंदर में। अगर उनसे ओपिनियन मांगा जाता है तो दे कैन से, बट इस तरीके से है, 20 कंट्रीज मिलती है आपस में। वैसे भी देखा जाए तो IMF एंड जितने भी वर्ल्ड बैंक, इवन वर्ल्ड बैंक वुड हैव बिन प्रेजेंट देयर, इन सबको उसमें इंटरेस्ट इसलिए रहेगा, आप समझो, G20 कंट्रीज के साथ मिलकर हर कोई काम क्यों करना चाहेगा? क्योंकि बेटा 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक इज बिन कंट्रोल्ड बाय देम, एज वेल एज 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो जितने भी पैसे लेन देन बैंक्स या जो भी है, डोंट यू थिंक दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, कि भाई अगर हमारी बात रखनी है तो हम खुद प्रेजेंट रह के हमारी बात रख सके। तो वो सब भी उसमें भी मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं, उनको बुलाया जाता है, दे कैन अटेंड द मीटिंग। अब जो रियाद में ये कहाँ कंडक्ट किया गया था? ये जो है नवंबर 2022, नवंबर 21-22, ये कहाँ कंडक्ट किया गया था? रियाद, सऊदी अरेबिया। जब रियाद ने 2020 में, अगर आप देखोगे तो नाम है G20 2020, तो ऑनर दिस, टू ऑनर 20 का ग्रुप। बट अच्छा एक मिनट, ये नंबर कौन सा है? मीटिंग का नंबर कौन सा है जो रियाद में कंडक्ट किया गया था? नंबर्स में अगर हम बात करें तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 15th है, राइट? 14th मीटिंग वॉज हेल्ड इन ओकासा, कहाँ गया? ओसाका। 15th मीटिंग वॉज हेल्ड इन ओसाका 2019 में। तो 2020 में ये जो कंडक्ट किया गया, ये कौन सा 15th जी समिट मीटिंग है? ये कौन सा है? ये 15th जी समिट मीटिंग है वैसे देखा जाए तो 15th मीटिंग ऑफ दिस ग्रुप, but it was conducted in 2020. So to honor that Saudi Arabia has issued a currency note. Have you heard the news? उस वक्त ये सब हुआ था, एक करेंसी नोट सऊदी अरेबिया ने इशू किया था। अगर आप देखेंगे तो ये जी समिट 20 का लोगो था, यही लोगो को रखते हुए उन्होंने करेंसी नोट इशू किया हुआ है, जिसके अंदर में उन्होंने वो G20 ग्रुप को ऑनर करने के लिए एक करेंसी नोट निकाला था। ये बहुत कंट्रोवर्सी में था, अगर आपको ध्यान होगा, आप न्यूज़ व्यूज़ देखते होंगे। क्या रीज़न था कि ये नोट कंट्रोवर्सी में था, स्पेशली इन इंडिया? एनीवन? एनीवन? मैंने बोला सऊदी अरेबिया ने टू ऑनर G20 ग्रुप्स एक करेंसी नोट, रियाद जो इनका करेंसी, ये इशू किया था, रियाल रियाल करके। तो ये इशू करने के बाद ये करेंसी नोट बहुत कंट्रोवर्सी में था। वाई? न्यूज एग्जैक्टली। अगर आप लुक इट इनटू द इंडियाज मैप,
अगर आप इंडिया का मैप यहाँ देखोगे तो ये दिख रहा है आप लोगों को इंडिया का मैप। थोड़ा और जूम करो सर, एक मिनट, कितना, इतना ही जूम होगा वो। इंडिया का मैप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से इन्होंने कश्मीर को उड़ा दिया है। कश्मीर, कश्मीर यहाँ दिखेगा नहीं आपको। ऐसा नहीं है कि कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान का पार्ट दिखाया या जो अक्साई चीन है उसको चाइना का पार्ट दिखाया। आप देखोगे तो इंडिया चाइना के बीच में गैप भी है, तो वो अक्साई चीन का पार्ट है जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है। सऊदी अरेबिया वॉज प्लेइंग डिप्लोमेटिकली ना, वो इसका पार्ट दिखाना, क्योंकि अगर उसने सऊदी अरेबिया ने अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट दिखाया रहता तो चाइना नाराज हो जाता, चाइना का पार्ट दिखाया रहता तो इंडिया नाराज हो जाता। तो उन्होंने जितने भी G20 मेंबर्स है, जितने भी G20 मेंबर्स है, उन सबको हाईलाइट करते हुए ये करेंसी नोट उन्होंने बनाया था। इफ़ यू लुक एट इनटू दिस, ये ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूके, और ये सब कंट्रीज़ को हाईलाइट करके करेंसी नोट निकाला था। बट इस पे चाइना, अपना इंडिया ने ऑब्जेक्शन लिया था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये सब ऑब्जेक्शन के बाद में पाकिस्तान भी बोला ये तो चाहिए, तू काय को बोल रहा। तो सऊदी अरेबिया ने उस टाइम पे सारे करेंसी नोट्स वापस ले लिए थे, डिमोनेटाइज कर लिए थे, और दे हैव आस्क्ड एन अपोलॉजी फ्रॉम इंडिया एज वेल। तो इस तरीके से एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, आप देख लो कि वहाँ का करेंसी क्या है। तो रियाल इज़ द करेंसी। G20 को ऑनर करने के लिए करेंसी नोट बनाया था, दैट वाज 20 रियाल का नोट वगैरह बनाया था, और उसको रिट्रैक्ट क्यों कर दिया था। तो आई होप क्लियर है सभी को। अब ये नोट नहीं है वहाँ पे, उन्होंने वापस कर लिया। और G20 के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमने देखा कि 14th समिट जो हुआ था वो जापान में हुआ था। 13th, उसके पहले, जापान के पहले कहाँ हुआ था, एक बार लाइन से बोलो। 13th समिट कहाँ हुआ था? 13th समिट कहाँ हुआ था? एक बार लाइन से, ईयर से चलो। 18th वाला कहाँ, नहीं 18th, हाँ 18th वाला अर्जेंटीना में हुआ। 18th वाला अर्जेंटीना में हुआ। 19th वाला कहाँ हुआ? 19th वाला जापान में हुआ। 19 जापान में हुआ। 20 20 सऊदी में हुआ। 21, एनीवन कैन हेल्प मी विद दैट? 21 जी समिट कहाँ होना है? इटली, इट विल गोइंग टू बी इन इटली। उसने कहा होना है इटली। और इंडिया में नहीं होगा क्या सर? अगला सवाल रहता है कि सर ये सब जगहों पे होगा तो क्या ये समिट इंडिया में नहीं होना है क्या? तो 2022 का जो समिट है, कौन सा समिट बोल रहा हूँ मैं, 2022 का, दैट विल बी 17th ना, क्योंकि 16th इटली में होना है। 16th कहाँ पे होना है? इटली, रोम। तो जो 17th है आफ्टर दैट, वो कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में। वो कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में। तो हो सकता है वो सवाल पूछे कि इंडिया में G20 समिट कब होने वाला है, क्योंकि अगेन हमारा करंट अफेयर थोड़ा सा हल्का सा इंडिया साइड में घूमेगा। तो 2020 का या 17th समिट, विच समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया, इन नंबर लिखा रहेगा 1 2 3 4 यानी जो भी है, तो 17th आंसर है या 2020। एंड दैट विल बी द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इंडिया उस साल 75th एनिवर्सरी मनाएंगे ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। तो G20 समिट, उसके ऑनर में भी आप कह सकते हो कि इंडिया में कंडक्ट किया जा रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट हाई पावर्ड समिट एवर hosted in the country. Leaders of all systematically important countries, including full components of G7 and BRICS, are expected to be present. इसको हाई पावर्ड समिट जो अब तक इंडिया में कंडक्ट कराया गया है, द मोस्ट हाई पावर्ड समिट बोल रहे। रीज़न सिंपल है, रीज़न सिंपल है, ऑल ऑफ दिस 20 नेशंस विल गोइंग टू बी देयर। तो इतने जो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग और इतने पावरफुल है, अगर वो सारे नेशंस के लीडर्स अगर एक साथ एक बार हमारे देश में आएंगे तो इट विल गोइंग टू बी अ मच मोर बिगर डील फॉर अस एज वेल। तो इसलिए इसको हाई पावर्ड समिट एवर होस्टेड इन द कंट्री, ऐसा इसका दर्जा दिया गया है। अब इसमें बोला हुआ है कि G7 के मेंबर्स और ब्रिक्स मेंबर्स भी रहेंगे। तो ब्रिक्स यू ऑलरेडी नो, ब्रिक्स के कौन कौन मेंबर है बच्चा? ब्रिक्स के कौन कौन मेंबर है? वी हैव ऑलरेडी कवर दिस। ब्रिक्स के कौन कौन मेंबर है? साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील एंड रशिया, राइट। तो ये भी रहेंगे।
एंड हु आर द मेंबर्स ऑफ G7? G7 के कौन कौन मेंबर्स है? एनीवन? G7 गोज फॉर ग्रुप 7, जैसे ग्रुप 20 है, दैट ग्रुप 7. हु आर द मेंबर्स? एनीवन? बीच में हवा भी चल रही थी कि इंडिया को G7 का मेंबर बनाया जाएगा वगैरह. नरेंद्र मोदी गए थे उनके एक समिट में ऑब्जर्व करके. यस, गूगल किया है भाई ने. चलो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन हैबिट टू गूगल इट. नहीं पता, कोई बात नहीं, ढूंढ लो. ठीक है, कौन कौन है देख लो. यूएस, यूएस, ये देखो यूएस, यूके, फ्रांस, ये है फ्रांस. ठीक है, जर्मनी, जापान, और ये कनाडा. और ये कौन सा नेशन है? ये कौन सा नेशन है? कौन सा है ये सर? इंडिया का फ्लैग आड़ा कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना? इंडिया का फ्लैग नहीं, ये रेड है. वी हैव सेफ्रॉन. ठीक है, कौन सा ये? इटली, इटली. तो ये 7 नेशंस मिलके G7 ग्रुप बनाते हैं. ये 7 नेशंस मिलके G7 ग्रुप बनाते हैं. इसमें कहीं रशिया है क्या? रशिया, चाइना ये नहीं है. ये वेस्टर्न कंट्रीज मेजरली, आप बोलोगे वेस्टर्न कंट्रीज यू कैन से, बट जापान तो सर वेस्ट में नहीं आता, ईस्ट में आता है, उधर से कनेक्टेड पैसिफिक क्वेश्चन से. तो ये मेजरली इन्होंने ये ग्रुप ये इसलिए बनाया था टू काउंटर पार्ट रशिया एंड चाइना. G7 बनाने का रीज़न था कि दे कैन काउंटर रशिया एंड चाइना. तो यस ऑफकोर्स इस वजह से वो दोनों नेशंस को इसमें नहीं रखा हुआ है. तो दिस वाज G7. तो नेक्स्ट ब्रिक्स के बारे में हम देख चुके हैं. तो ब्रिक्स एंड G7 मेंबर्स एज वेल एज विद G20 मेंबर्स विल गोइंग टू बी देयर बाय डिफॉल्ट ही रहने वाले, क्योंकि जितने ब्रिक्स मेंबर्स है वो G20 में भी है और जितने G7 मेंबर्स है ये भी G20 में है. तो बाय डिफॉल्ट ये सारे मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट रहने ही वाले हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंटरनेशनल बॉडी, दैट इज बिम्स्टेक. बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जरा ध्यान देना. बिम्स्टेक गोज लाइक बे ऑफ बंगाल. बी स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल. इनिशिएटिव आई फॉर मल्टी सेक्टर्स. एम, सेक्टर्स एस. ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, दैट्स गोज बिम्स्टेक. बट आपको मैं बिम्स्टेक की हिस्ट्री अगर बताऊं तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हमेशा से ये नहीं था. बिम्स्टेक की हिस्ट्री है, उसका नाम बहुत बार चेंज हुआ है. ये ग्रुप का नाम 2 से 3 बार चेंज हुआ है और फिर फाइनली जाके आज इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन. चलिए एक बार थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ते हैं. बे ऑफ बंगाल नक्शा देखते हैं. नक्शा हमारा, मैं एक चीज़ बताओ, बे ऑफ बंगाल ये रहा बे ऑफ बंगाल, राइट. इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो ये इस बे ऑफ बंगाल से जो सटे हुए नेशंस है दोज वेयर सपोज टू बी द मेंबर्स ऑफ बीमस्टेक. बे ऑफ बंगाल से जो लग के नेशंस है तो वो मेंबर्स होने चाहिए. बट कैसा, जरा ध्यान दो, थोड़ा हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं हम इसके. बीमस्टेक इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ द 7 मेंबर स्टेट लाइंग इन द लिटोरल एंड एडजेस्टेंट एरियाज ऑफ द बे ऑफ बंगाल. इसका मतलब होता है कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया ये बताया ना मैंने, जो भी बे ऑफ बंगाल के कोस्टल रीजन में आते हैं दोज विल बी द मेंबर्स. क्योंकि क्या होता है, अगर आप साउथ चाइना सी को देखो तो साउथ चाइना सी का हर जो नेशन उस कोस्टल एरिया में आता है उसके साथ में झगड़ा है. यहाँ इन मेंबर्स ने समझदारी का काम किया, बोले हम आपस में लड़ेंगे तो अननेसेसरी वो कंट्रीज इसके अंदर में इन्वॉल्व हो जाएंगी जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है. वो एक कहानी पता है ना, बचपन में सुने थे, 2 बिल्ली के झगड़े में एक बंदर पूरा ब्रेड ले गया. वो किस्सा हमारे साथ ना हो. तो इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया कि भाई हम आपस में कोऑपरेशन के साथ में ये रीजन का इस्तेमाल करेंगे, रादर किसी बाहर के पार्टी को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने नहीं देंगे. तो ऐसा करके इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर में बे ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में द सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बिगिनिंग फ्रॉम 6 जून 1997. एमसीक्यू गोल्ड मार्क करके रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन. कहाँ पे किया गया था डिक्लेरेशन? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर में. इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर स्टेट, 5 डिराइविंग फ्रॉम साउथ एशिया. मेरा था साउथ एशिया, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका. डोंट यू थिंक ये जो है, ये जितने नेशंस के नाम लिए आपने, ये सार्क के भी मेंबर्स हैं. दीज नेशन विल बी आर द मेंबर्स ऑफ सार्क एज वेल. देखो कौन कौन थे उसमें, कौन कौन थे उसमें? बांग्लादेश, भूटान,
है ना, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, राइट। तो ये कहाँ से उठाए इनने, ये जो है सार्क नेशन के, जो साउथ एशिया के हैं, जिसमें पाकिस्तान, मालदीव्स और अफगानिस्तान, उनको नहीं, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में नहीं आएंगे, बे ऑफ बंगाल रीजन में नहीं आएंगे। तो उसने क्या बोला, 5 नेशन फ्रॉम साउथ एशिया, 5 नेशंस फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। देख लो एक बार जोग्राफिकल लोकेशन देख लो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये श्रीलंका, ये कहाँ के हो गए, साउथ एशिया। म्यांमार एंड थाईलैंड, ये कहाँ के हो गए, साउथ ईस्ट के हो गए। ये कहाँ के हो गए, साउथ ईस्ट के। आसियान के मेंबर्स भी है म्यांमार एंड थाईलैंड। तो इन इन लोगों को मिलके ये ग्रुप बनाया गया, इन लोगों को मिलके ग्रुप बनाया गया। तो कितने नेशंस हो गए उसके अंदर में, 7। कितने नेशंस हो गए उसके अंदर में, 7 इनिशियली। अब हिस्ट्री पे आ जाओ, अभी 7 कंट्री मेंबर है उसके। आई होप ये क्लियर है सभी को कौन से 7 कंट्री है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 5 साउथ एशिया के हो गए। म्यांमार एंड थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया के हो गए। बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको लग रहा होगा सर आप इतने नेशंस पे कंसंट्रेट क्यों करवा रहे हो, बार बार नाम क्यों बोल रहे हो। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, या दोज हु आर नॉट द मेंबर्स। तो मेजरली हु आर मेंबर्स पूछा ना, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा मेजरली। बट कौन मेंबर नहीं है, तो उस वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ग्रुप में ये नहीं है, उस ग्रुप में वो नहीं है। तो थोड़ा सा हमको उस चीज़ों पे ध्यान रहे, इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। आई होप क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर है सभी को ये। तो इसका हिस्ट्री पे जरा हम बढ़ते हैं। इनिशियली द इकोनॉमिक ब्लॉक, यानी जो ग्रुप था, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ईसी स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट। तो ये जो इकोनॉमिक ब्लॉक इन इकोनॉमिक, ये जो ग्रुप बनाया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वाज फॉर्म विथ 4 मेंबर्स। कौन कौन थे, 4 मेंबर स्टेट विथ एक्रोनिम क्या वापरते थे हम, बीस्ट ईसी। क्या वर्ड वापरते थे हम, बीस्ट ईसी। बांग्लादेश, बी स्टैंड फॉर बांग्लादेश, आई स्टैंड फॉर इंडिया, एस स्टैंड फॉर श्रीलंका एंड टी स्टैंड फॉर थाईलैंड। तो ये 4 लोगों ने इसको बनाया, थाईलैंड में ही बनाया गया था। अगर आपको ध्यान होगा तो 6 जून 1997 को बैंकॉक में डील साइन की गई थी फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। तो फॉलोइंग द, उसके बाद में म्यांमार को लाया 22 दिसंबर 1997। देखा जाए तो हार्डली 3 महीने 4 महीने के बाद ही हमने म्यांमार को इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो पहले इसका नाम क्या था, फर्स्ट इट वाज बीस्ट ईसी। बाद में म्यांमार आ गया तो हमने आई डाल दिया, एम डाल दिया, म्यांमार का एम। कौन कौन हो गए, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बिम्स्टेक, वहां से नाम पड़ा इसको बिम्स्टेक। तो पहले 20 था, फिर बिम्स्टेक हुआ 22 दिसंबर सेम ईयर 1997, एंड ड्यूरिंग द स्पेशल मिनिस्ट्री मीटिंग बैंकॉक ऑफ ग्रुप रीनेम्ड इट टू दैट विथ, यहाँ ध्यान देना, विथ एडमिशन ऑफ नेपाल भूटान एट 6th मिनिस्ट्रियल मीटिंग। जो छठा मीटिंग हुआ था बिम्स्टेक का फरवरी 2004 थाईलैंड में, अगेन थाईलैंड में ही हमने नए मेंबर्स जोड़े थे। द नेम ऑफ द ग्रुपिंग वॉज चेंज्ड, यानी पहले 5 मेंबर्स थे, हमने 2 मेंबर्स और जोड़ लिए, नेपाल और भूटान को। क्योंकि देखा जाए तो नेपाल और भूटान आर नॉट कोस्टल रीजन्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेपाल और भूटान ऐसे 2 नेशंस है जो बे ऑफ बंगाल कोस्टल रीजन से नहीं आते, बट बहुत सारा ट्रेड इनका विथ ट्रीटी विथ रिस्पेक्टिव नेशंस, इन लोगों के रोड रूट से यहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता है, बे ऑफ बंगाल से इनका ट्रेड कंडक्ट किया जाता है। तो उन लोगों को भी इसमें लूप में डाला, और इस ग्रुप का नाम बदल के क्या कर दिया, इस ग्रुप का नाम बदल दिया। जो पहले बीम्स्टेक फुल फॉर्म्स थे सभी नेशंस के, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, विच इज़ राइट नाउ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बीम्स्टेक ही रखा, बट उसके एब्रीवेशंस बदल ली। पहले बीम्स्टेक का फुल फॉर्म बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड था, फिर उसको बदल के कर दिया बे ऑफ बंगाल। नाम में कोई चेंज नहीं किया, नाम वैसा ही रहने दिया, बट उसका फुल फॉर्म बदल दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो इसका फुल फॉर्म पूछने का ना बहुत चांस है, इसका फुल फॉर्म पूछने का बहुत चांस है। एक ऑप्शन दे देगा ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, दूसरा ऑप्शन दे देगा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, और वो जो है सॉरी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड।
और एक बिना म्यांमार के, एक नन ऑफ द अबव, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर क्या कर सही रहने वाला है? कंट्रीज के नेम कि बे ऑफ बंगाल? कंट्रीज के नेम सही रहेगा कि बे ऑफ बंगाल? नाउ, हाँ, तो नाउ द नेम इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। आई होप ये क्लियर है सभी को। आई होप ये क्लियर है सभी को। शैल वी मूव फर्दर? ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुप क्या लगता है? नाम में ही लिखा हुआ है, मेन ऑब्जेक्टिव तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। उसके अलावा द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुप इज टू बिल्ड सच एन अलायंस was to harness, shared and accelerate the growth through mutual cooperation in different areas of the common interest by mitigation the onslaught of globalization। तो वही है, ग्लोबलाइजेशन में जो रिक्वायर्ड कोऑपरेशन है, जैसा हम भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, कुछ हद तक बांग्लादेश की बात करें, तो ये ग्लोबली या इंटरनेशनल लेवल पे अकेले स्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो शायद इनको इतनी मान्यता ना मिलेंगी। वहीं ग्रुप में बिम्स्टेक का ये प्रपोजल है, तो इसमें क्या होता है, 7 नेशंस मिलकर ये प्रपोजल सबमिट करते हैं। तो वो ग्रुप बनाने के पीछे म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपस में भी अगर इनको कोऑपरेट करना है, जोग्राफिकल देखो जैसा यूटिलाइजिंग द रीजनल रिसोर्सेज एंड जोग्राफिकल एडवांटेजेस, तो वही अगर आपस में लड़मड़ करोगे तो कोई भी अटैक कर सकता है। तो थोड़ा देखा जाए तो जोग्राफिकली वो आप सेफ रह के यहाँ पर इस रीजन को डोमिनेट कर सकते हैं, जिसमें किसी और का इन्फ्लुएंस आप ओवरकम कर सकते हो। अनलाइक मेनी अदर रीजनल, बीमस्टेक इज a sector driven cooperation organization starting with 6 sectors including, क्या क्या सेक्टर्स के अंदर में ये लोग कोऑपरेट करते हैं? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है नेपाल और भूटान को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए हैं। टूरिज्म, you know, tourism, Thailand is very famous when it comes to tourism, Thailand, Myanmar, तो ये टूरिस्ट स्पॉट के तरह जाने जाते हैं, इवन कुछ हद तक श्रीलंका एंड इवन इंडिया। ठीक है, इवन इंडिया। ठीक है। एंड फिशरी, वाई फिशरी? अब तक हमने कोई भी ग्रुप के अंदर में फिशरी नहीं पढ़ा। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत हद तक रहता है, बट वाई फिशरी? वाई फिशरी? बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल, बिकॉज ऑफ अ जोग्राफिकल एडवांटेज। बे ऑफ बंगाल इज फिश रिच ओशन बोलते हैं इसको, इसके अंदर में फिश रिच सी है, यहाँ बहुत सारी फिशेस और बहुत जल्दी एक अच्छा हैबिटेट मछलियों के लिए यहाँ पे पाया जाता है। तो झगड़ा ना हो, जैसा साउथ चाइना में झगड़ ही रहे हो, फिलीपीन और चाइना अभी भी झगड़ ही रहा है कि यहाँ तू नहीं मछली पकड़ेगा, यहाँ मैं पकड़ेगा, वो बोलता है मेरा रीजन है, तो वो झगड़ा चल ही रहा है। तो ऐसे झगड़े में किसी का फायदा ना होगा, तो कोऑपरेशन के साथ में हमने फिशिंग विशिंग को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। अदरवाइज क्या होगा, ये रेस में कि कौन ज़्यादा मछली पकड़ता है ना, तो मछली जो फिश वो जो रहता है, ओशन का जो बेड रहता है वो ख़राब हो गया, तो उसमें फिर हैबिटेट, जो फिशिंग हैबिटेट, जो फिशेस के लिए हैबिटेट लगता है, वो डैमेज हो सकता है। वो सब चीज़ें हम यहाँ फेस ना करें, इसलिए म्यूचुअल कोऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए आपस में कोऑपरेट करते हैं। इट एक्सपांडेड टू एम्ब्रेस 9 मोर सेक्टर, और 9 सेक्टर्स को ये इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसा एग्रीकल्चर, यस, पब्लिक हेल्थ, पावर्टी एलिवेशन, टेररिज्म, एनवायरनमेंट, कल्चरल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो इन 2008 इन्होंने ये सारी चीज़ों को डाला। 1997 दे स्टार्टेड विद दिस, बट धीरे धीरे लगा कि अब हमारा डोमेन एक्सपांड कर सकते हैं, तो दे हैव इंट्रोड्यूस दिस इन 2008। आई होप क्लियर है इनका इंटेंशन क्या है, इनके इंटेंशंस क्या है, हम सबको क्लियर है। आगे बढ़े। एक्चुअली दिस वाज नॉट इन 1997, राइट? बीम्स्टेक इन न्यूज़, इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्वेरिंग सेरेमनी, जब री इलेक्ट होके आए थे 2019 में, तो उनका जब शपथ समारोह जो बोलते हैं आप हिंदी में, इंग्लिश में स्वेरिंग सेरेमनी, लीडर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंट्रीज एंड देयर फॉरेन एनवॉय। एनवॉय मतलब अगर वो खुद प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उस कंट्री के नहीं आ सकते तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। वेर इन्वाइटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर स्वेरिंग सेरेमनी हेल्ड ऑन 30 मई 2019। तो ये सब लोगों को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव यानी बिम्स्टेक के मेंबर्स को बुलाया गया था 2019 में। अगेन 2019 का न्यूज़ में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि उस वक्त का मॉड्यूल है, ये उस वक्त का मॉड्यूल है। सर हमको ये सवाल पूछेगा, चांसेस कम है। आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम से 3 महीने पहले तक के। मैं आपको बता देता, आपका जब भी एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम जो डेट रहता है, एग्ज़ाम डेट से 3 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स आते हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके 4 महीने पहले के क्वेश्चंस वो मेजरली पूछता है। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है, इस रेंज के क्वेश्चंस हम
एमसीक्यू के दौरान करेंगे। मैंने बताया ना फेज वन हमारा जो रहने वाला है, फेज वन जो हमारा रहने वाला है वो किस तरीके से वर्क करेगा बेटा। 200 माइक म्यूट कर दे। हम्म। तो मैंने आपको बताया ना, करंट अफेयर्स 2 फेजेस में पढ़ेंगे। फेज वन हम पहले एक बार मॉड्यूल कम खत्म कर देंगे, बाद में एमसीक्यू मिंटीमीटर के थ्रू हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, लाइव एमसीक्यू। मैं सवाल पूछूंगा, आप घर से जवाब दूंगा, दैट विल बी नेक्स्ट फेज। तो उसमें हम ये चारों महीने के क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्लियर है? 200 लास्ट वार्निंग, अगर आपने वापस माइक चालू किया तो आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। कोई सवाल है आपको? चलिए, तो ये है हमारा स्वेरिंग सेरेमनी का फोटो है, जिसके अंदर में जितने भी मेंबर्स है या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है वो प्रेजेंट थे। ये रहे हमारे मोदी जी यहाँ खड़े, उन सबके साथ में, सभी डेलीगेट्स के साथ में। इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेमिनार और क्लाइमेट स्मार्ट सिस्टम, तो ये 3 डे इंटरनेशनल सेमिनार इनने बिम्स्टेक मेंबर्स ने कंडक्ट करवाया था। जिसके अंदर में फार्मिंग सिस्टम ऑफ बिम्स्टेक कंट्री ऑर्गेनाइज न्यू दिल्ली ऑन December 11, 2019 बाय किन किन ने करवाया था? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एंड वेलफेयर एंड इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये हमारा जो था फार्मिंग के ऊपर में मेजरली फोकस था। देखिए बात समझिए, ये मिनिस्ट्रीज ने करवाया हुआ सेमिनार, मिनिस्ट्री ने करवाया हुआ सेमिनार था। तो सारे मेंबर्स इसके अंदर में प्रेजेंट थे। ये उस समय का फोटो है। अगर आप हमारे मोदी जी को यहाँ देखोगे तो यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पीएमओ ऑफिस से नहीं कंडक्ट करवाया था, मिनिस्ट्री ऑफिस से कंडक्ट करवाया गया। तो आप बोल सकते हो नॉट एट वेरी मच बिग लेवल बट एक छोटे लेवल। अब फोटो का स्ट्रक्चर ही अगर आप देखोगे तो उन लोगों का एक डेडिकेटेड इस तरीके से है ही नहीं कि एक डायस वगैरह बनाकर उनको सेमिनार में मेंबर बनाया गया, या एक इस तरीके से सेटअप था कि ये तीनों मिनिस्ट्रीज ने मिलके इनिशिएटिव लिया था कि हम सभी कंट्रीज़ के रिस्पेक्टिव एग्रीकल्चरल से रिलेटेड लीडर्स को बुलाकर हम चर्चा करते हैं कि एग्रीकल्चर क्यों, क्योंकि फिशरी के अलावा एग्रीकल्चर भी इन सातों नेशंस के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से या बहुत लेवल पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो वही है। The seminar was organized by GOI initiative as an announcement of earlier by PM India at 4th BIMSTEC Summit at Kathmandu in August 2019। उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर पे हम एक सेमिनार कंडक्ट करवाएंगे, सभी देश को जितने भी देश हैं हम आपस में टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करेंगे फार्मिंग से रिलेटेड या जो भी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल सेमिनार वॉज टू हैव द एक्सपीरियंस शेयरिंग, देखो एक्सपीरियंस शेयरिंग टू एनेबल द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल स्मॉल होल्डर फार्मिंग सिस्टम टू द ग्रेटर प्रोडक्टिव एंड रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज थ्रू इकोलॉजिकल अप्रोचेस। हम हमारा टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे, क्लाइमेट हमारा एक जैसा है तो क्या क्रॉप बेटर रहता वगैरह, इस सब के ऊपर में सेमिनार इंडिया ने कंडक्ट करवाया था सभी नेशंस को ध्यान में रखते हुए। दिस इज व्हाट, ये 4th समिट का फोटो, ये एग्रीकल्चर समिट का फोटो नहीं है, ये 4th समिट का फोटो है, जिसके अंदर में वो सातों नेशंस के लीडर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये मोदी जी, ये भूटान के, ये बांग्लादेश के शेख हसीना जी है, ये म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तो सभी सातों के सातों मेंबर्स यहाँ पे थे। ये काठमांडू में जब होल्ड किया गया था तो मोदी जी ने कहा था कि हम एग्रीकल्चरल सेमिनार हमारे देश में कंडक्ट करवाएंगे। 2019 में कंडक्ट करवाया गया था। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? दैट्स इट। बीमस्टेक के बारे में इतनी ही बातें हमारे सिलेबस में इस वक्त कवर की गई है। तो ये 6 इंटरनेशनल बॉडीज़ है जो हम कवर कर चुके हैं। क्या क्या है मेरे लिए एक बार रिपीट कर दो। IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आसियान, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सार्क, दैट इज साउथ एशियन, साउथ ईस्ट अलग अलग है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, G20, ग्रुप 20, बिम्स्टेक, नाम बहुत बार चेंज हुआ है उसका, राइट नाउ द नेम इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आई होप क्लियर है सभी को। तो विल स्टॉप हियर, ये आज यहीं रुकते हैं। एक मिनट, मैं डाउट्स लेता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूँ फिर डाउट्स लेता हूँ मैं। तो दैट्स इट, तो हम यहीं रुकते हैं। टुडे वी आर कंप्लीटेड विद इंटरनेशनल बॉडीज, टुमारो विल हैव जस्ट क्विक रिकैप ऑफ दिस एंड विल स्टार्ट टुमारो, नहीं डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट विद नेशनल बॉडीज। ठीक है, चलिए आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, सी यू।
टेक केयर।